गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम IFM की 20 लेक्चर की क्लास ले रहे हैं जो कि रिलेटेड है टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन एंड अकाउंट से। हमारा जो पहला जो लेक्चर था उसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन पढ़े थे, अकोमोडेटिंग आइटम्स और ऑटोनोमस आइटम्स। ये जो हमारा टॉपिक है इसको आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट कौन कौन से होते हैं। तो द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस सर्विसेज प्लस कैपिटल ट्रांसफर्स, less imports of goods plus services plus capital transfer. It shows that BOP is a wider term and the balance of trade is its part. BOP is further classified into favorable और unfavorable items. तो अगर हम BOP की बात करें तो BOP क्या है, डिफरेंस है किसका, एक्सपोर्ट का, किस में से, इंपोर्ट में से, एक्सपोर्ट लेस इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट के अंदर हम क्या क्या चीज़ इंक्लूड करते हैं कि जो भी गुड्स हैं हमारी, जो भी सर्विसेज हैं और जो भी कैपिटल ट्रांसफर्स हैं उनको हम एक्सपोर्ट के अंदर यूज़ करते हैं। और इंपोर्ट्स के अंदर क्या यूज़ करते हैं कि जो भी हम गुड इंपोर्ट कर रहे हैं या जो भी सर्विस हम इंपोर्ट कर रहे हैं, साथ साथ हमारे जो भी कैपिटल ट्रांसफर्स हैं वो। तो जो BOP है वो एक वाइडर टर्म है किसकी, बैलेंस ऑफ ट्रेड की। और बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, BOP का एक पार्ट है। अगर हम बात करें तो जो BOP है उसको क्लासीफाई किया गया है फेवरेबल और अनफेवरेबल के अंदर। तो अगर हम पहली जो बात करते हैं वो किसकी करते हैं, फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट की। द एक्सेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्टेड प्लस कैपिटल ट्रांसफर टू अब्रॉड ओवर द गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्टेड एंड कैपिटल ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड इज नॉन एज फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट कब होएगा कि जब हम अपने गुड्स और सर्विसेज को एक्सेस कर रहे हैं किससे, एक्सपोर्ट से, जिसके अंदर हम प्लस कर रहे हैं हमारे कैपिटल ट्रांसफ़र को जो कि हमें अब्रॉड से रिसीव हुए हैं, किसके ऊपर, हमारे गुड्स और सर्विसेज के ऊपर। साथ साथ हम इंपोर्ट कर रहे हैं उन सारी गुड्स और सर्विसेज को और सारे कैपिटल ट्रांसफर्स को जो कि हमें अब्रॉड से रिसीव हुए हैं। इन सबको हम फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। इसको हम अगर आपको ऊपर वाला पॉइंट समझ में नहीं आया तो मैं इसको एक शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि इसको हम किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं कि अगर BOP फेवरेबल है तो उस कंडीशन के अंदर जो एक्सपोर्ट होएगा वो ज़्यादा होगा किससे, इंपोर्ट से। अगर BOP हमारी फेवरेबल कंडीशन के अंदर है तो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो किससे ज़्यादा होंगे, हमारे इंपोर्ट से। तो एक्सपोर्ट के अंदर जो भी गुड्स और सर्विसेज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं या जो भी कैपिटल ट्रांसफर्स कर रहे हैं वो ज़्यादा होंगी किससे, हमारे जो भी इंपोर्ट हम गुड्स और सर्विसेज का कर रहे हैं या कैपिटल ट्रांसफर्स का कर रहे हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक्सेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्टेड प्लस कैपिटल ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड और द गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्टेड प्लस कैपिटल ट्रांसफर्स टू अब्रॉड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ नॉन एज अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर हम जो गुड्स और सर्विसेज है उनको एक्सेस कर रहे हैं इंपोर्ट से और साथ साथ हम उसके अंदर प्लस कर रहे हैं हमारे जितने भी जो कैपिटल ट्रांसफर जो हम अब्रॉड पे कर रहे हैं, साथ साथ जो भी गुड्स और सर्विसेज जिनको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और साथ साथ हम प्लस कर रहे हैं हमारे जितने भी कैपिटल ट्रांसफर्स हैं अब्रॉड के अंदर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर, तो ये सारे जो होते हैं ये अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट को एक्सप्रेस करते हैं। इसको मैं आपको समझा देता हूँ। जब किस कंडीशन में BOP अनफेवरेबल होता है, जब एक्सपोर्ट क्या हो, कम हो और इंपोर्ट ज़्यादा हो। एक्सपोर्ट क्या है हमारी, कम है, मतलब कि किसी भी गुड्स और सर्विसेज और कैपिटल जो ट्रांसफर्स है जो हमारे एक्सपोर्ट का पार्ट है वो अगर कम है और इंपोर्ट उन गुड्स और सर्विसेज और कैपिटल ट्रांसफर्स का ज़्यादा है तो वो जो कंडीशन होगी वो अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट की होगी। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्म्स और अकाउंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या क्या फॉर्म्स हैं और क्या क्या अकाउंट्स हैं हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। अगर इसमें हम बात करें तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको 4 फॉर्म्स के अंदर या अकाउंट्स के अंदर इंक्लूड हम करते हैं। तो पहला क्या है, करंट अकाउंट, दूसरा है कैपिटल अकाउंट, तीसरा है यूनिलेटरल ट्रांसफर अकाउंट और फोर्थ है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। पहले हम समझ लेते हैं करंट अकाउंट क्या है। कि बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए करंट अकाउंट इज स्टेटमेंट ऑफ एक्चुअल रिसिप्ट एंड पेमेंट्स इन द शॉर्ट पीरियड। इट इंक्लूड्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ बोथ मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज आइटम्स ऑफ करंट अकाउंट आर एक्चुअली ट्रांसैक्टेड। BOP के अंदर जो करंट अकाउंट है वो एक स्टेटमेंट है हमारे एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ पेमेंट्स का जो कि शॉर्ट पीरियड के अंदर होता है। इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को जो कि बोथ मटेरियल गुड्स और सर्विस से रिलेटेड होते हैं। इन आइटम्स के अंदर जो भी करंट अकाउंट होता है वो एक्चुअली ट्रांसैक्ट किया जाता है। इसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करंट अकाउंट इक्वल्स टू
विजिबल प्लस इनविजिबल एक्सपोर्ट माइनस विजिबल प्लस इनविजिबल इंपोर्ट्स। अब हम पढ़ लेते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स या आइटम्स हैं जो करंट अकाउंट के अंदर होते हैं। तो द कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट आर इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट द नेट पोजीशन ऑफ करंट अकाउंट। दोज कंपोनेंट्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज ए विजिबल आइटम्स एंड इनविजिबल आइटम्स। जो कंपोनेंट्स है करंट अकाउंट के, उनसे हम जो हमारी नेट पोजीशन है किसी करंट अकाउंट की, उनको कैलकुलेट करते हैं और इन कंपोनेंट्स को हम विजिबल आइटम्स और इनविजिबल आइटम्स के अंदर क्लासीफाई करते हैं। तो पहला है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स ऑफ विजिबल आइटम्स और गुड्स। ऑल विजिबल एंड मटेरियल गुड्स विच आर एक्सपोर्टेड एंड इंपोर्टेड कॉन्स्टिट्यूट आइटम्स ऑफ करंट अकाउंट। द रिकॉर्ड ऑफ दीज अकाउंट्स इज अवेलेबल विद द पोर्ट्स ऑफ द कंट्री। जितने भी हमारे विजिबल और मटेरियल गुड्स हैं जिनको हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हैं किसके आइटम्स के अंदर, करंट अकाउंट के आइटम्स के अंदर, तो ये जो भी रिकॉर्ड्स हैं गुड्स के वो अवेलेबल है हमारे किसी कंट्री के पोर्ट्स के अंदर। सेकंड बात कर रहा हूँ मैं इनविजिबल आइटम्स की। इनविजिबल आइटम्स ऑफ नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज। द नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज इनफ्लो एंड आउटफ्लो विद इन द कंट्री फ्रॉम अब्रॉड कैन नॉट बी अकाउंटेड इन द रिकॉर्ड्स एंड कैन आल्सो बी सीन एंड टच। ये जो नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज हो रहे हैं जिनका किसी कंट्री के अंदर किसी अब्रॉड के थ्रू इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है, तो उसके अंदर हम इस अकाउंट के अंदर उनको रिकॉर्डेड नहीं करते हैं जो कि देखे या देख नहीं सकते, जिनको हम छू नहीं सकते। ठीक है, तो फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ न्यू आइटम्स pertaining टू द दिस कैटेगरी। तो नंबर 1 इज ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेवलिंग सर्विस। द मूवमेंट ऑफ गुड्स among the countries need to support of transportation also. Whenever foreign tourist, businessmen, student or others for availing health, education and pleasure benefits are used the domestic transports and traveling facilities, then from the view of BOP it is named as exports. अगर हम जो भी मूवमेंट्स हैं, जो भी गुड्स के जो मूवमेंट्स हैं वो किसी कंट्रीज़ के अंदर हो रहे हैं, तो बता रहे हैं कि हमारी क्या नीड है, क्या सपोर्ट है उस ट्रांसपोर्टेशन से। तो जब हम देखते हैं कि कोई भी फॉरेन टूरिस्ट या कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी स्टूडेंट या कोई भी अदर हमारी किसी इकोनॉमी के अंदर अवेलेबल है, हेल्थ के अंदर, एजुकेशन के अंदर, कोई भी प्लेजर बेनिफिट्स के लिए अंदर, तो उसके अंदर हम यूज़ करते हैं उन सारे डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट्स को और ट्रेवलिंग फैसिलिटीज़ को, जो कि हमें व्यू कराता है कि BOP को जो है वो हमारे किससे है, उसके एक्सपोर्ट से। इन दिस सेम वे व्हेन नेशनल्स ऑफ द कंट्री यूज़ द facilities of the foreign transport then it is termed as import. The difference between the value of transport received and used form the part of current account with the statement of BOP payment. अगर हम सेम वे से देखें तो जो भी नेशनल्स, जो भी कंट्री नेशनल्स हैं, उनकी जो भी फैसिलिटीज़ है फॉरेन ट्रांसपोर्ट्स को लेके, उनको हमने टर्म किया है इंपोर्ट से। तो जो भी डिफरेंस होता है कि जो भी वैल्यू है उस ट्रांसपोर्ट की जो कि रिसीव होती है और जो भी यूज़ हम कर रहे हैं फॉर्म्स के अंदर किसी करंट अकाउंट के अंदर, तो वो एक स्टेटमेंट होता है BOP का। नेक्स्ट हम बात करें सर्विसेज ऑफ द एक्सपोर्ट। सर्विसेज ऑफ द फॉरेन एक्सपोर्ट्स आर अवेलेबल बाय द डोमेस्टिक कंट्री इन द सेम वे लोकल एक्सपोर्ट सर्विसेज विल बी अवेलेबल by the other countries. The value of services received from the abroad are known as imports and value of services rendered by the domestic nationals to the foreign countries are termed as export. The difference between the export and the import of services form part of BOP on current account. जो भी सर्विसेज हैं जो हम फॉरेन एक्सपर्ट्स अवेलेबल करा रहे हैं किसी डोमेस्टिक कंट्री के अंदर, तो हम सेम वे में ये कह सकते हैं कि जो लोकल एक्सपर्ट्स हैं जो सर्विस को अवेलेबल करा रहे हैं किसी दूसरी कंट्री के अंदर, तो जो भी वैल्यू होगी उस सर्विसेज की वो रिसीव होगी उस एब्रोड से, जिसको हम इंपोर्ट कह रहे हैं, और जो भी वैल्यू हम रिडेंड कर रहे हैं किसी डोमेस्टिक नेशनल्स को, वो हमारे फॉरेन कंट्रीज़ की क्या है, टर्म है एक्सपोर्ट की। तो जो भी डिफरेंस होता है किसी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट को किसी सर्विस को लेके, तो एक फॉर्म है BOP का जो कि हम करंट अकाउंट के अंदर इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट इनकम एंड एक्सपेंसेस। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड डिविडेंड आर आल्सो इनविजिबल आइटम्स ऑफ BOP. Receiving income from abroad is termed as receipt in foreign currency. In the same way, income earned by the foreigners from the country is known as payments in foreign currency. The difference between the foreign income receipt and foreign exchange expense payment also form part of BOP on current account. जो भी रेंट है या जो भी इंटरेस्ट है, जो भी प्रॉफिट है या जो भी डिविडेंड है, ये सारे जो आइटम्स हैं ये इनविजिबल आइटम्स होते हैं BOP के अंदर। अगर हम कोई इनकम को रिसीव कर रहे हैं अब्रॉड से, तो वो टर्म्ड होती है हमारी रिसिप्ट को, जो कि किसी फॉरेन करेंसी की होती है। अगर हम सेम वे में बात करें कि कोई भी इनकम हम अर्न कर रहे हैं किसी फॉरेनर से फ्रॉम द कंट्री, तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, पेमेंट्स होते हैं किसी फॉरेन करेंसी के अंदर। तो ये जो डिफरेंस होता है किसके बीच में,
जो भी फॉरेन इनकम रिसिप्ट्स हैं या फॉरेन एक्सपेंस पेमेंट्स हैं, तो एक फॉर्म होता है कि बीओपी के अंदर ये करंट अकाउंट के अंदर इंक्लूड किए जाएँ। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है डोनेशन एंड गिफ्ट। द डोनेशन गिफ्ट आर नॉन कॉम्पनसेटेड ट्रांजेक्शन, इन अदर वर्ड्स दे आर यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन हैज द रिसिप्ट ऑफ द सेम फ्रॉम द अब्रॉड बाय द नेटिव्स ऑफ द नेशन आर टर्म्ड एज रिसिप्ट एंड गिवन टू अदर कंट्रीज आर टर्म्ड एज पेमेंट्स। द डिफरेंस बिटवीन द डोनेशन गिफ्ट रिसिप्ट फ्रॉम अब्रॉड एंड डोनेशन गिफ्ट गिवन टू अदर कंट्रीज आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करंट अकाउंट। जो भी डोनेशन है या जो भी गिफ्ट्स हैं उनको हम नॉन कंपनसेटेड ट्रांजेक्शन के अंदर रखते हैं। तो अगर हम अदर वर्ड्स की बात करें तो जो भी यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन्स हैं वो, तो अगर हम जो भी रिसिप्ट है जो कि हमें सेम एब्रॉड्स या नेटिव ऑफ नेशंस से मिल रही है तो वो हमारी टर्म क्या होती है रिसिप्ट के अंदर, और जो भी हम किसी कंट्री को दे रहे हैं वो हमारे क्या हैं सारे पेमेंट्स। तो जो भी डिफरेंस होता है किसके बीच में, जो भी डोनेशन या गिफ्ट रिसिप्ट्स है जो कि हम किसी एब्रॉड से रिसीव कर रहे हैं, और जो भी हम डोनेट या गिफ्ट दे रहे हैं किसी दूसरी कंट्री को, उसके फॉर्म में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर करंट अकाउंट के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। मतलब कि जितने भी यूनिलेटरल ट्रांसफर्स हैं उनको हम करंट अकाउंट के अंदर इंक्लूड करते हैं। सर्विसेज रेंडर्ड बाय द कॉमर्शियल अंडरटेकिंग, द अलाइड ट्रेड एंड कॉमर्स फर्म्स such as shipping companies, banks and insurance companies are involved in the providing and receiving services within a country and with the rest of the countries of the world. The difference between the export and import of the exchange of services like shipping, banking, insurance, etc. forms part of balance of payment on current account. अगर हम किसी ट्रेड या कॉमर्स फर्म्स की बात करें जो कि शिपिंग कंपनीज या बैंक्स या इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वो इन्वॉल्व होती हैं हमारे उन सारी चीज़ों के अंदर जो कि हमारी कंट्री के अंदर प्रोवाइड की जाती है, रिसीव की जाती है उन सर्विसेज को, और बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़ के अंदर। तो जो भी डिफरेंस होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का किसी सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए, तो उसके अंदर हम यूज़ करते हैं शिपिंग, बैंकिंग या इंश्योरेंस को। तो ये जो फॉर्म है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, इनको हम करंट अकाउंट के अंदर इंक्लूड करते हैं। गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन, जनरली द गवर्नमेंट ऑफ एवरी कंट्री प्रोवाइड द सर्विसेज ऑफ एम्बेसीज, ऑफिसेज ऑफ हाई कमिश्नर एंड अदर मिशन अब्रॉड टू मेंटेन द harmonious relationship are and spends funds to maintain the offices and relationships such as expenditure is termed as payment. In this same way, the particular domestic country earns the foreign currency from the government of another country for their offices in domestic country and these are known as receipt. The difference between the payment and receipt of such services form a part of BOP on current account. आज जनरली हम बात करें तो जो भी गवर्नमेंट जो हर एक कंट्री प्रोवाइड करा रही है अपनी सर्विस को, एम्बेसीज या ऑफिसेज या जो भी हाई कमिश्नर हैं या अदर मिशंस हैं कि वो अब्रॉड के अंदर मेंटेन कर रही है अपने हार्मोनियस रिलेशनशिप्स को या स्पेंड कर रही है फंड्स को अपने ऑफिस के मेंटेन के लिए और रिलेशनशिप के लिए। तो ये सारे जो एक्सपेंडिचर हैं इनको हम टर्म करते हैं पेमेंट से। और अगर सेम वे में बात करें तो जो भी पर्टिकुलर डोमेस्टिक कंट्री अर्न कर रही है फॉरेन करेंसी से जो कि किसी गवर्नमेंट या अदर कंट्री के ऑफिसेज या उनके डोमेस्टिक कंट्री के अंदर हैं, तो इन सबको हम रिसिप्ट कह रहे हैं। तो जो भी डिफरेंस होता है किसी पेमेंट और रिसिप्ट के बीच में जो कि हमें सर्विस के थ्रू मिल रही है, उसके फॉर्म में हम बीओपी के अंदर उसको करंट अकाउंट के अंदर इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मिसलेनियस। द मिसलेनियस ऑफ इनविजिबल आइटम्स सच एज कमीशन, एडवर्टाइजमेंट, रॉयल्टीज, पेटेंट फीस, रेंट, मेंबरशिप फीस एक्सेट्रा आर प्रोवाइडेड टू द अब्रॉड and receive payments from abroad. On the other hand, the country takes or uses these items and make payments to the rest of the world. The difference between the receipt and payment of these invisible services from part of BOP on current account. अगर हम मिसलेनियस आइटम्स की बात करें तो ये सारे इनविजिबल आइटम्स होते हैं जैसे कि कमीशन, एडवर्टाइजमेंट, रॉयल्टीज़, पेटेंट फीस, रेंट, मेंबरशिप फीस एक्सेट्रा, जो कि प्रोवाइडेड की जाती है किसी एब्रॉड को और हम रिसीव करते हैं पेमेंट्स उन एब्रॉड से। तो जो अगर अदर हैंड में बात करें तो जो कंट्री है वो टेक करती है और यूज़ करती है इन आइटम्स को और अपने पेमेंट्स को मेक करती है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से। तो जो डिफरेंस होता है रिसिप्ट ऑफ पेमेंट का किसी इनविजिबल सर्विसेज को लेके, तो बीओपी के अंदर उसको करंट अकाउंट के अंदर इंक्लूड किया जाता है। मॉर्निंग सर। कैपिटल अकाउंट, ऑल द टाइप्स ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इंटरनेशनल कैपिटल ट्रांसफर, मूवमेंट्स ऑफ गोल्ड एंड bullion metal receipts and payments of private and government accounts, institutional and private loans, interest, profit grants form part of capital accounts. As a capital account is concerned with the financial transfers, so they have no effect on income, output and employment of the country. अगर हम ऑल टाइप्स ऑफ की शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इंटरनेशनल कैपिटल ट्रांसफर्स की बात कर रहे हैं या कोई भी हम मूवमेंट्स देख रहे हैं जो कि किसी
गोल्ड या मेटल से रिलेटेड है, जो कि हम किसी रिसिप्ट या पेमेंट के थ्रू किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट अकाउंट से हम ले रहे हैं। तो जो भी इंस्टीट्यूशनल हैं, जो भी प्राइवेट लोन्स हैं, जिसके अंदर जो भी इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है या जो भी ग्रांट्स हैं, अगर उसको हम एक कैपिटल अकाउंट की फॉर्म में ले रहे हैं, तो जो भी कैपिटल अकाउंट है वो कंसर्न होता है किसी फाइनेंशियल ट्रांसफ़र से, जो कि उसको डायरेक्टली इफ़ेक्ट नहीं करता, जो कि किससे रिलेटेड होते हैं, इनकम, आउटपुट और किसी कंट्री के एम्प्लॉयमेंट से। अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें कैपिटल अकाउंट की, तो जो पहला कंपोनेंट है वो है गोल्ड मूवमेंट। सेंट्रल बैंक ऑफ एवरी कंट्री बाइज एंड सेल gold from home and to abroad. It means that export and import of the gold by the central bank, which make the payment and receipt of amount of gold. The amount of gold brought in reflected under debit side and sales of gold are reflected under credit side. अगर हम बात कर रहे हैं गोल्ड मूवमेंट की, तो सेंट्रल बैंक जो कि हर एक कंट्री के अंदर गोल्ड को बाई भी करती है और सेल भी करती है किसी होम के अंदर और एब्रॉड के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि जो भी हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हैं किसी गोल्ड को लेके, एक सेंट्रल बैंक उसको कर रही है। तो इसके बिहार पे जो भी हम पेमेंट और जो भी रिसिप्ट हम उस गोल्ड के अमाउंट से ले रहे हैं, तो जब भी हम अमाउंट के गोल्ड को ब्रॉड कर रहे हैं तो वो रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे डेबिट साइड के अंदर। अगर हम किसी गोल्ड को सेल कर रहे हैं तो रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे अकाउंट के क्रेडिट साइड के अंदर। नेक्स्ट क्या है, रिजर्व मॉनेटरी एंड HDR। तो गवर्नमेंट फॉरेन करेंसी एसेट गोल्ड्स रिजर्व्स ऑफ सेंट्रल बैंक, HDR ऑफ द IMF एंड अदर सिमिलर कैपिटल ट्रांजेक्शन एटसेट्रा आर इंक्लूडेड अंडर क्रेडिट आइटम्स एंड द पेमेंट्स ऑफ दिस ट्रांजेक्शन आर रिफ्लेक्टेड अंडर डेबिट आइटम्स। जो भी गवर्नमेंट फॉरेन एसेट्स हैं, गोल्ड रिजर्व्स जो कि सेंट्रल बैंक देता है, और HDR है जो कि IMF हमें प्रोवाइड कराता है, तो और जो भी सिमिलर कैपिटल ट्रांजेक्शन है उनको हम इंक्लूड करते हैं क्रेडिट आइटम के अंदर, और जो भी पेमेंट्स हैं इन ट्रांजेक्शन को के अंदर वो रिफ्लेक्ट होता है डेबिट आइटम के अंदर। मूवमेंट इन बैंकिंग कैपिटल, इनफ्लो ऑफ बैंकिंग कैपिटल बिसाइड सेंट्रल बैंक इज रिफ्लेक्टेड अंडर क्रेडिट आइटम एंड अपफ्लो ऑफ बैंकिंग कैपिटल बिसाइड सेंट्रल बैंक इज रिफ्लेक्टेड अंडर डेबिट आइटम। अगर हम देख रहे हैं कि कोई भी बैंकिंग कैपिटल इनफ्लो हो रहा है किसी सेंट्रल बैंक के बिसाइड से, तो रिफ्लेक्ट होता है क्रेडिट आइटम के अंदर। अगर कोई भी बैंकिंग कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है किसी सेंट्रल बैंक के बिसाइड से, तो वो रिफ्लेक्ट होता है उसके डेबिट आइटम के अंदर। प्राइवेट फॉरेन लोन फ्लो, प्राइवेट सेक्टर ऑफ द कंट्री रिसीव फॉरेन लोन्स फ्रॉम अब्रॉड, दीज रिसिप्ट ऑफ फॉरेन लोन्स आर इंक्लूडेड अंडर क्रेडिट आइटम्स। द प्राइवेट सेक्टर ऑफ द कंट्री आल्सो पेज द फॉरेन लोन्स टू अब्रॉड कंट्री, दिस रीपेमेंट ऑफ फॉरेन लोन इज इंक्लूडेड अंडर डेबिट आइटम। जो भी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं कंट्री के अंदर, वो रिसीव करती हैं फॉरेन लोन्स को अब्रॉड से, तो ये जो भी रिसिप्ट्स होती हैं फॉरेन लोन्स की, इनको इंक्लूड किया जाता है क्रेडिट आइटम के अंदर। और जो कोई प्राइवेट सेक्टर किसी कंट्री की वो पे कर रही है फॉरेन लोन्स को किसी अब्रॉड कंट्री के अंदर, तो ये जो भी रीपेमेंट होता है फॉरेन लोन का, उनको इंक्लूड किया जाता है डेबिट आइटम के अंदर। ऑफिशियल कैपिटल ट्रांजेक्शन, public sectors of the country receive foreign loans from the International Monetary Fund. The receipt of the loans are included in credit item and the public sector also pays the loan to the IMF which is included under debit item. अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करें किसी कंट्री की, तो अगर वो रिसीव करे कोई भी फॉरेन लोन्स IMF से, तो इन सब रिसिप्ट्स को जो कि लोन के थ्रू हमें मिली है, तो इनको इंक्लूड करते हैं हम क्रेडिट आइटम के अंदर। अगर कोई पब्लिक सेक्टर उस लोन के रिगार्डिंग पेमेंट करी है IMF को, तो उसको इंक्लूड किया जाता है डेबिट आइटम के अंदर। नेक्स्ट है मिसलेनियस। Beside the above items, central bank receive other kinds of governmental capital. These types of receipts are also included under credit side, and the central bank makes the payment for these government capital which are included under debit side. अगर इन बाकी के आइटम्स के यहाँ पे हम देखें, तो जो भी सेंट्रल बैंक रिसीव कर रही है अदर काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट कैपिटल को, तो इस टाइप के जो भी रिसिप्ट्स होते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है क्रेडिट साइड के अंदर। अगर सेंट्रल बैंक कोई भी पेमेंट्स मेक कर रही है गवर्नमेंट कैपिटल के अंदर, तो उनको इंक्लूड किया जाता है डेबिट साइड के अंदर। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि आइटम्स कौन कौन से करंट अकाउंट में। तो जो भी मैंने आपको अभी ऊपर जितना भी पढ़ाया उसको मैंने इस टेबल के थ्रू आपको समझा दिया है कि अगर जो पेमेंट्स होते हैं उनको हम डेबिट साइड में रखते हैं, और जो भी रिसिप्ट है उनको क्रेडिट साइड में रखते हैं। पेमेंट में कैसे बात करेंगे, तो अगर हम किसी भी इंपोर्ट कर रहे हैं किसी गुड्स का, तो हम वो पेमेंट होता है, और जो भी अगर रिसिप्ट हैं जो हम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहे हैं, तो इस डायग्राम को आप लोग देख लेना एक बार। तो और ये ऊपर वाला था जो हमारे किसका है, करंट अकाउंट को, और ये आइटम्स हैं हमारे कैपिटल अकाउंट के, तो इनको एक बार लिख लेना। बाकी मैं आपको गूगल मीट क्लास पे इसको अच्छे से समझा दूंगा बाद में। यूनिलेटरल ट्रांसफर अकाउंट क्या है? दिस अकाउंट इज समवट लाइक द कैपिटल अकाउंट एक्सपेक्ट दैट इज इन्वॉल्व कैपिटल मूवमेंट्स एंड गिफ्ट फॉर विच दे आर नॉट रिटर्न कमिटमेंट और क्लेम्स।
Thus, a personal remittance of the resident of a foreign country involves the non-commitment for the repayment and is classified as a unilateral transfer. These unilateral transfer may be on the private account or government accounts in the form of grants. जो भी अकाउंट हैं जिसके अंदर हम कैपिटल अकाउंट के ब्याह पे हम ये एक्सेप्ट करें कि जो भी इन्वॉल्वमेंट है किसके अंदर कैपिटल मूवमेंट्स या गिफ्ट के अंदर, तो इसके अंदर हमें कोई भी रिटर्न नहीं मिलता और हम इसका कमिटमेंट भी नहीं कर सकते या क्लेम भी नहीं कर सकते। तो जो भी हमारे पर्सनल रेमिटेंस है जो किसी रेजिडेंट के हैं फॉरेन कंट्री के, वो इन्वॉल्व करते हैं कि कोई भी इन रीपेमेंट का कमिटमेंट ना करे, उनको क्लासीफाई कर देते हैं हम उनके यूनिलेटरल ट्रांसफ़र के अंदर। तो ये जो यूनिलेटरल ट्रांसफ़र होते हैं ये किसी प्राइवेट अकाउंट या गवर्नमेंट अकाउंट की फॉर्म में होते हैं जो कि ग्रांट्स होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्या है ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन अकाउंट। दिस कंसिस्ट ऑफ चेंजेस इन इंटरनेशनल रिजर्व एसेट्स दोज यूज फॉर द सेटिंग अकाउंट बिटवीन गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक्स ऑन अकाउंट ऑफ डेफिसिट और सरप्लस इमर्जिंग आउट इन कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स विद अदर कंट्रीज। द इंटरनेशनल गवर्नमेंट सेटलमेंट नीडेड टू बी डन रेगुलरली। अगर हम कंसिडर कर रहे हैं हमारे जो भी चेंजेस हो रहे हैं इंटरनेशनल रिजर्व्स के अंदर एसेट्स को लेके, तो उसके अंदर हम जो भी यूज़ कर रहे हैं उस अकाउंट को सेट करने के लिए जो कि गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक्स कर रहा है, तो उन अकाउंट के अंदर हम जो भी डेफिसिट और सरप्लस को मर्ज कर रहे हैं हमारे कैपिटल अकाउंट से या करंट अकाउंट से या यूनिलेटरल ट्रांसफ़र से जो कि हमारे अदर कंट्री से हम रिसीव कर रहे हैं, तो जो भी इंटर गवर्नमेंटल सेटलमेंट्स होते हैं उनकी नीड होती है कि वो रेगुलर टाइम पे होती रहे। टू फाइनेंस डेफिसिट एंड सरप्लस इमर्जिंग आउट ऑन अकाउंट ऑफ BOP पोजीशन द पर्टिकुलर कंट्री हैज़ टू यूज़ द इंटरनेशनल रिजर्व एसेट द कन्वर्टेबल करेंसीज लाइक US डॉलर, गोल्ड, मॉनेटरी गोल्ड, HDR लोकेशन बाय द IMF एंड द फॉरेन करेंसी एसेट आर फ्यू एग्जांपल ऑफ इंटरनेशनल रिजर्व एसेट। अगर हम कोई फाइनेंशियल डेफिसिट की या सरप्लस की इमर्ज कर रहे हैं तो उनको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोजीशन के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो जो भी पर्टिकुलर कंट्री है जो कि यूज़ कर रही है इंटरनेशनल रिजर्व एसेट्स को, तो जो भी कन्वर्टेबल करेंसीज है जैसे कि US डॉलर है, गोल्ड है या मॉनेटरी गोल्ड है, और जो भी HDR हैं जिसको IMF एलोकेट कर रही है, और जो भी फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं, ये सारे जो एग्जांपल्स हैं हमारे इंटरनेशनल रिजर्व एसेट्स के हैं। इफ़ द ओवरऑल बिजनेस बैलेंस ऑफ पेमेंट इज सरप्लस, द सरप्लस amount adds to the official reserve account. If the overall balance of payment is deficit, it is accommodation capital is not available. The official reserve account balance is reduced by the amount of deficit. अगर हम ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट के सरप्लस की बात करें तो ये जो भी सरप्लस है इनका जो अमाउंट है वो ऐड किया जाता है उनके ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट के अंदर। तो जो ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसके अंदर हम डेफिसिट की बात करते हैं, जो भी एकोमोडेशन है कैपिटल के अंदर वो अवेलेबल नहीं होते। तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करते हैं कि हम उसके अमाउंट को डेफिसिट कर देते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो द ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ कैलकुलेटेड। अगर हम ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट को कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्वल्स टू बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट प्लस बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट प्लस यूनिलेटरल ट्रांसफर अकाउंट प्लस स्टैटिकल डिस्क्रिपेंसी एरर्स और ओमिशन। अगर हम किसी भी कंट्री के ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट को कैलकुलेट करें तो हम कैसे करते हैं, जो भी करंट अकाउंट का जो बैलेंस है उसको प्लस करना है, उसके अंदर प्लस करना है हमारे जो भी कैपिटल अकाउंट है उसके बैलेंस को, जितने भी यूनिलेटरल ट्रांसफ़र अकाउंट है उनको, प्लस जितने भी स्टैटिकल डिस्क्रिपेंसी हो रही किसी एरर या ओमिशन को लेके उनको हम अगर ऐड कर देते हैं तो हमारे पास उस कंट्री का ओवरऑल BOP कैलकुलेट हो जाता है। तो आज का लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।